हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीवीजी ट्रिकी क्लासेस। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा परिवहन में कि परिवहन हम किसे कहते हैं, परिवहन तंत्र किसे कहते हैं, ठीक है। और मुख्य रूप से पौधों में परिवहन, पदार्थों का परिवहन कैसे होता है, और उन्हीं में आज इस वीडियो में हमें पढ़ना है क्या, उसी पौधों में पदार्थों का परिवहन से जुड़े भागों को। तो हमने कहा था पिछले वीडियो में कि जो बहु जटिलीय पेड़ पौधे होते हैं उनमें एक खास तंत्र होता है जिसे बोलते हैं संवहन तंत्र या संवहन बंडल। और उसमें हमने ये भी बतलाया था कि उनमें दो चीज़ होते हैं, मतलब दो ऐसे अवयव होते हैं जो मुख्य रूप से मिलकर उस तंत्र को बनाते हैं। एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। दोनों के दोनों क्या हैं, उत्तक। तो आज इस वीडियो में हम लोग सेकेंड वीडियो में पढ़ने जाएंगे जाइलम और फ्लोएम के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि जाइलम क्या है। तो देखिए, जो जाइलम है एक तरह से मृत कोशिकाएं होती हैं। एक तरह से क्या है, मृत कोशिकाएं होती हैं, जबकि फ्लोएम जीवित कोशिकाएं होती हैं। जाइलम का जो मुख्य काम होता है वो मिट्टियों से या मिट्टियों में मौजूद जल और खनिज लवणों को लेकर और मूल रोमों द्वारा पत्तियों तक स्थानांतरण करवाना ही जाइलम का मुख्य काम है। अब देखते हैं कि जाइलम का डिफिनीशन क्या होगा, परिभाषा क्या हो सकता है। तो यह पादप तंत्र का वह अवयव है, ठीक है, मतलब पादप का वह भाग है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है। तो जो मिट्टी होती है, मिट्टी में जल की मात्रा चारों तरफ मौजूद होती है, और उन जलों की मौजूदगी की वजह से जब जड़ की मूल रोम क्वेश्चन पूछता है कि जाइलम जल और खनिज लवण का अवशोषण करता है पौधों के किन भागों से, तो वो भाग होती हैं जड़ों की मूल रोम, जो क्या करती हैं कि मिट्टियों के आसपास मौजूद जलों को अवशोषित करती हैं, और खनिज लवण भी जल के साथ घुलकर घुलित रूप में जाते हैं। तो यहाँ हमें डिफिनेशन मिला कि ये पादप का वह तंत्र है, ठीक है, जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है। वहन तो ये करता है, मगर ये वहन एक दिशा में करता है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर, बस नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे ये नहीं कर पाता है, क्योंकि जड़ें कहाँ पाई जाती हैं, नीचे। तो ये नीचे से ऊपर की ओर वहन करता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, यह जल संवहन उत्तक भी कहलाता है। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, इसको भी याद रखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि संवहन बंडल में से कौन सा उत्तक जल संवहन बंडल कहलाता है या जल संवहन उत्तक कहलाता है, तो वो है जाइलम, क्योंकि जाइलम का ही काम है जल और खनिज लवणों को ढोने का काम करता है जाइलम। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, ठीक है, इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि जाइलम एक उत्तक है। जाइलम क्या है, उत्तक। इनमें 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी कोशिकाएं, वाहिनिकाएं जिसे ट्रेकियार्ड्स बोलते हैं, दूसरा वाहिकाएं, तीसरा जाइलम तंतु, चौथा जाइलम उत्तक। इनमें से मुख्य 2 ही का काम होता है। अब जो डीपली क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में तो वो ये कि जाइलम की कौन सी कोशिकाएं खनिज लवण और जल को ढोने का काम करती हैं, ले जाने का काम करती हैं, तो वो 2 उत्तक होती हैं। कौन कौन सी 2 कोशिकाएं होती हैं, कौन कौन सी, वाहिनिकाएं और वाहिकाएं। ये 2 कोशिकाएं मुख्य रूप से खनिज लवण और जल का वाहन करती हैं मूल रोमों से होते हुए पत्तियों तक। बाकी की 2 कोशिकाएं इस जाइलम उत्तक को सहारा प्रदान करती हैं, सपोर्ट देती हैं ताकि वो टिके रहे। ये 2 उत्तक, ये 2 कोशिकाएं, कौन कौन सी कोशिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम उत्तक। जबकि 2 कोशिकाएं जो होती हैं वो मुख्य रूप से कार्य करती हैं जाइलम के अंदर खनिज लवण और जल का वाहन करने में। अब बात आती है कि ये सारी चीजें हो गई। अब आता है कि जाइलम जब कार्य कर रहा है खनिज और जल को ढोने का, उनमें 2 कोशिकाएं काम कर रही हैं, वाहिनिकाएं और वाहिकाएं। तो इनमें कुछ क्रिया विधि होती है। क्रिया विधि होती क्या है कि जो जलीय पेड़ पौधे हैं या स्थलीय पेड़ पौधे हैं, तो बात करें हम जलीय पेड़ पौधों की,
तो जलीय पेड़ पौधे जो होंगे उनके आसपास कुछ मृदा के कण पाए जाएंगे। तो मृदा के कण पाए जाने के फलस्वरूप वहां कुछ जल की मात्रा टिकी हुई होती है, या जो स्थलीय पेड़ पौधे हैं वहां भी जल की मात्रा उन मृदाओं के कणों के आसपास टिकी होती है। तो जो जड़ों की मूल रोम होती है वो मूल रोम प्रासरण दाब द्वारा, जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, प्रासरण दाब द्वारा कोशिका रस की सहायता से उन सभी खनिज लवण और जल का स्थानांतरण एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं में करते हुए ये आगे की तरफ पत्तियों तक पहुंचाती है। ये मुख्य काम में सहायक होते हैं वाहिनिकाएं और वाहिकाएं। इसके बाद बात आता है कि जो अवशोषण होता है खनिज लवण का वो जाइलम में मुख्य रूप से कैसे होता है। तो देखिए, जो जल है वो जल में खनिज लवण घुलते हैं, वह घुलने के फलस्वरूप वो आयन के रूप में ही स्थानांतरण होंगे। ये बात याद रखना है कि वो कैसे स्थानांतरण होंगे, आयन के रूप में। अब आयन समझते होंगे, धनायन और ऋणायन। तो वह जो आयन के रूप में स्थानांतरण होंगे तो मानते हैं खनिज लवण कौन कौन से हो सकते हैं, तो हो सकते हैं वो पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब होंगे। सल्फर। तो ये सब जितने भी खनिज लवण होंगे ये सभी के सभी आयंस के रूप में। मान लीजिए पोटेशियम है तो ऐसे जाएगा K+, मैग्नीशियम है Mg2+ या Mg++, इस तरह भी जा सकता है, Mg++ भी जा सकता है। आयरन है Fe3+ या Fe+++, ऐसे। मतलब कि वो जब भी स्थानांतरण करेंगे या वाहन करेंगे, ठीक है, जलों द्वारा, तो वो मुख्य रूप से आयन के रूप में करेंगे। इस बात को याद रखना है कि जो भी खनिज लवण जल में अवशोषित होते हैं तो हमेशा स्थानांतरण वाहन करते हैं तो मुख्य रूप से आयन के रूप में करते हैं। अगर इनकी मात्रा बढ़ती है, किसकी, खनिज लवणों की मात्रा अगर वाहन में बढ़ती है तो जल की मात्रा उनको रोकने का काम करती है। तो अब यहां समझना है अगले पॉइंट में क्या कह रहा है कि जड़ व मृदा के बीच आयन सांद्रण के अंतर के चलते जल मृदा से जड़ों में प्रवेश कर जाता है। अब क्या है कि अधिक मात्रा में आयनों का अंतर होगा तो वहां जल एक अपना जल संवहन तंत्र बनाता है, जहां पर जल लगातार चलते रहते हैं। अगर जल लगातार नहीं जाते रहेंगे तो मालूम होगा कि उन मूल रोमों द्वारा उन आयनों का, खनिज लवणों का स्थानांतरण कुछ ज़्यादा ही होने लगा। तो जल और उन खनिज लवणों का स्थानांतरण एक साथ होता रहता है, एक साथ जाते रहते हैं। तो जब मृदा से जड़ों में प्रवेश कर जाता है तब इसी के साथ साथ जल स्तंभ का निर्माण होता है। मतलब दोनों का परिवहन या वाहन एक साथ होता रहता है ताकि नियमित या नियमावली बनी रहे। अब यहां होने के बाद जो जल को लगातार ऊपर की ओर ढकेलता है, ठीक है, तो वो प्रासरण दाब होता है जो क्या करता है कि उन जल और खनिज लवणों को साथ साथ आगे की ओर ढकेलता है, आगे की ओर ले जाता है, जो कि नीचे से ऊपर की ओर, जो नीचे से क्या ऊपर की ओर मौजूद पत्तियों तक ले जाने का कार्य करती है। अब बात आती है कि इन सारी क्रियाओं के फलस्वरूप जो जल जा रहे हैं पत्तियों तक, तो अगर वो पत्तियों तक जल अगर 100% जा रही होगी तो भोजन बनाने में वो पत्तियां सिर्फ और सिर्फ 10% ही यूज करती हैं, बाकी की 90% वो जल को वायुमंडल में वाष्प के रूप में छोड़ देती है। तो उस प्रक्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, ठीक है, जो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वाष्पोत्सर्जन किस कारण होता है, वाष्पोत्सर्जन से क्या क्या महत्व है, वाष्पोत्सर्जन से क्या कार्य होते हैं, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहां समझना हमको कि जो जल है वो प्रासरण दाब द्वारा जल और खनिज लवणों को नीचे से ऊपर की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। तो वो दो कौन सा दाब है, प्रासरण दाब। इस बात को भी याद रखना है। अब आगे बात आती है कि ये कार्य थे किसके, जाइलम के। अब बात आता है किसका, फ्लोएम का, ठीक है, क्यों दूसरा भाग क्या है, फ्लोएम। तो फ्लोएम भी क्या है, एक उत्तक ही है, मगर इनको जीवित उत्तक बोलते हैं क्योंकि इसमें अधिकांश भाग
जीवितांग का होता है। ये दिखते हैं कि ये जीवित भी हैं, ये कार्य करते हैं, तो और इनका कार्य जीवन भर चलता रहता है। अब यहाँ है कि फ्लोएम है, तो फ्लोएम का कार्य क्या होगा? तो हमने कल बताया वीडियो में कि फ्लोएम का कार्य होता है जो पत्तियों में खाद्य पदार्थ बनते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषी उत्पादकों के रूप में जो बनता है उनका स्थानांतरण पौधों के विभिन्न भागों में करना, वही फ्लोएम का काम होता है। तो आइए परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या है? यह पादप का वह अवयव है जो पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषी उत्पादकों को पौधों के अन्य भागों तक वहन करता है। डिफिनेशन वही सेम है, मतलब ये कि ये पादप का वह तंत्र है जो पत्तियों में, क्योंकि पता है कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपूर्ण होता है, कहाँ पूर्ण होता है? पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल में, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मौजूद होता है जहां पर प्रकाश संश्लेषण पूर्ण होता है। तो पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषी उत्पादकों, अब प्रकाश संश्लेषी उत्पादन क्या होगा? तो वो होगा ग्लूकोज। अभी आगे हम देखेंगे एग्जाम्पल में। तो प्रकाश संश्लेषी उत्पादकों को पौधों के विभिन्न भागों में, ठीक है। अब यहाँ खास बात क्या आती है? हमने कहा था कि जाइलम में सिर्फ और सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर वहन होता है जल और खनिज लवणों का, जबकि फ्लोएम में दोनों दिशाओं में होगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ, ठीक है। तो ये अन्य भागों तक वहन करते हैं। अब बात आती है कि फ्लोएम कितने प्रकार के होंगे भाई? तो फ्लोएम एक उत्तक है तो इनमें कुछ कोशिकाएं होंगी, जैसे जाइलम में उत्तक था तो इनमें कुछ कोशिकाएं थी। कौन कौन सी? वाहिनिकाएं या ट्रेकिएट्स, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक। उसी तरह फ्लोएम में भी 4 कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन? चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम या ब्लास्ट तंतु, और चौथा होता है फ्लोएम मृदुतक। तो इनमें से मुख्य 2 ही का काम होता है इनका, जबकि खास तौर पर चालनी नलिकाओं का ही कार्य होता है यहां खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करवाने में। इसके अलावा सहकोशिकाएं इसके साथ साथ काम करती हैं, कुछ काम सहकोशिकाओं का भी होता है, जबकि ये दोनों कोशिकाएं, जैसे जाइलम में कोशिकाओं में कार्य था कि जाइलम उत्तक को सहारा प्रदान कराना, उसी तरह फ्लोएम तथा ब्लास्ट तंतु या फ्लोएम उत्तक भी फ्लोएम उत्तक को क्या करते हैं? मुख्य रूप से सहारा प्रदान करते हैं। जबकि इनमें से 2 कोशिकाएं जो मुख्य कौन कौन सी है? चालनी नलिकाएं और सहकोशिकाएं, यानी कि सेवी टिप्स और कंपेनियन सेल्स, ये दोनों की दोनों मुख्य रूप से काम करती हैं जो प्रकाश संश्लेषी उत्पादक बने होते हैं उनका स्थानांतरण करवाना पौधों के विभिन्न भागों में। तो ये थे दोनों क्या? मुख्य रूप से जाइलम और फ्लोएम के बारे में। अब बात आते हैं कि एक पॉइंट जो कल आया था स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन, उसको भी समझ लेते हैं। स्थानांतरण किसे कहते हैं? तो यहां देखिए, स्थानांतरण कहने का अर्थ ये होगा कि हमने कल बताया था कि जो भी वाहन करने वाली चीजें हैं, ठीक है, स्थानांतरण का सबसे अच्छा डिफिनेशन वो होता है ज्यादातर खाद्य पदार्थों को लेकर कहा जाता है। जैसे पत्तियों में बना, पत्तियों में खाद्य पदार्थ क्या बना? तो ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का स्थानांतरण पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में सुक्रोज के रूप में होता है। तो स्थानांतरण मतलब कि जो खाद्य पदार्थ बने हैं या जो वाहक पदार्थ हैं उनका वाहन एक जगह से दूसरी ओर होते रहना, उसी को बोलते हैं स्थानांतरण। तो डिफिनीशन इस तरह बन सकता है, परिभाषा इस तरह बन सकता है कि पौधों में जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थों के ऊंचाई तक संचलन, मतलब कहा कि पेड़ पौधे तो काफी ऊंचे होते हैं, तो नीचे से ऊपर की ओर कौन जाने वाला है? तो जल और खनिज लवण, और जबकि ऊंचाई से नीचे की तरफ कौन आने वाला है? खाद्य पदार्थ, जो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे और कुछ ऊपर भी जाएंगे। तो ऊंचाई तक संचलन को ही हम क्या कहते हैं? स्थानांतरण। ठीक, इतनी बातें को समझ में आई। स्थानांतरण करने का अर्थ ये होगा कि जो भी वाहक पदार्थ हैं वो वाहक पदार्थ जाइलम द्वारा लेने का कार्य किया जाता हो या फ्लोएम द्वारा। तो वाहक पदार्थ कौन कौन यहाँ पर हुए? तो जल हुए, खनिज लवण हुए और खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण कहने का अर्थ है कि वाहन जो होगा वो पौधों की ऊंचाई तक चलता जाएगा, ऊपर नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। तो जो ये जाने का कार्य होता है एक जगह से दूसरी जगह, वही कहलाता है स्थानांतरण। तो ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जाइलम किसे कहते हैं, फ्लोएम किसे कहते हैं, इनका कार्य क्या है और स्थानांतरण किसे कहते हैं। तो ये सारी पॉइंट जो है आपके नोट्स में जाएंगे। सेम इसी तरह जब कभी एग्जाम में पूछेगा कि जाइलम और फ्लोएम किसे कहते हैं, या क्वेश्चन पूछेगा कि बहुकोशिकीय पेड़ पौधों में कौन सा खास तंत्र होता है, तो वो होता है संवहन तंत्र या संवहन बंडल।
फिर क्वेश्चन पूछता है मल्टीपल्स में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, कि संवहन मंडल सम्मिलित रूप से बने होते हैं, जाइलम के, फ्लोएम के, जाइलम और फ्लोएम दोनों के, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि ये दोनों मुख्य रूप से जाइलम और फ्लोएम उत्तक के मिलने से ही संवहन उत्तक बने होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि जाइलम का परिभाषा क्या है, फ्लोएम का परिभाषा क्या है, इनमें मुख्य कार्य क्या है, इनमें कौन कौन सी कोशिकाएं मुख्य रूप से कार्य करती हैं, कौन सी कोशिकाएं कार्य नहीं सिर्फ सहायता कार्य करती हैं। फिर हमने पढ़ा कि जल और खनिज लवण कैसे मूल रोमों द्वारा स्थानांतरित होते हैं, यह भी हमने जाना। आयनों के रूप में जल में घुलित होकर स्थानांतरित होते हैं। वो कौन सा दाब काम करता है, तो प्रासरण दाब काम करता है, जो नीचे से ऊपर की ओर खनिज लवण और जल को स्थानांतरित करवाता है। स्थानांतरण किसे करते हैं, ये भी हमने समझा। अब हम आते हैं कि फ्लोएम जो है, फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होगा। तो आते हैं वो देखते हैं प्रकाश संश्लेषण को, कि प्रकाश संश्लेषण कैसे कार्य करता है। अब देखिए, अब हमें पता है कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है, प्रकाश संश्लेषण जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो यहां होगा क्या कि हमें पता है कि पेड़ पौधे वायुमंडल से क्या प्राप्त करते हैं, CO2। तो यहां हम क्या लिख लेंगे, CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है। और जड़ों द्वारा जाइलम उत्तक की सहायता से क्या प्राप्त हुआ, जल। क्या प्राप्त हुआ, जल। तो ये हो गया कार्बन डाई ऑक्साइड और ये हो गया जल। जबकि इस जल में याद रखना है कि इस जल में घुलित रूप में आयन के रूप में क्या मौजूद है, खनिज लवण, जिनका काम है, आपको पता होना चाहिए कि मुख्य रूप से 6 खनिज लवण बहुत ही आवश्यक होते हैं पेड़ पौधों के लिए। तो यहां जल है। अब यहां क्या होगा, सूर्य का प्रकाश बहुत ही जरूरी है। और नीचे क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। अब आते हैं कि बनता क्या है, तो यहां बनता है C6H12O6। O6 ये बना। और क्या बनेगा, O2 और बनेगा H2। तो यहां ध्यान देना है कि हमें पता है कि प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन है कुछ इस तरह होता है प्रकाश संश्लेषण का। तो यहां हमने लिया 12H2O, 6 मोल O2, 6 मोल CH2। ये बैलेंसिंग के लिए, संतुलन के लिए। तो हमें यहां जानना है कि वायुमंडल से क्या हमने लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, और जाइलम के द्वारा मूल रोम से होते हुए हमें क्या प्राप्त हुआ, H2O जल, जबकि इसमें क्या मौजूद है, खनिज लवण आयन के रूप में मौजूद है। इसके अलावा सूर्य का प्रकाश वहां उपस्थित होना चाहिए और पत्तियों में मौजूद क्या होता है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के उपस्थिति में या क्लोरोफिल में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो CO2 जल के साथ मिलकर क्या बनाता है, ग्लूकोज। तो ये सूत्र किसका है, ग्लूकोज का, जिसको कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट। तो ये ग्लूकोज बना। तो ये मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। कैसा, मुख्य उत्पाद के रूप में। याद करना है कि प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनता है, ग्लूकोज, जबकि सह उत्पाद के रूप में क्या बनता है, ऑक्सीजन, जो जल के साथ वायुमंडल में
विलीन हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और यही ऑक्सीजन कौन लेते हैं? जीव जंतु और मनुष्य लेते हैं। तो ये कैसा होता है बाहर, ये कैसा निकलता है? तो ये होता है सह उत्पाद के रूप में, यानी कि बाई प्रोडक्ट के रूप में, और ये प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। तो ये जो ग्लूकोज बना, तो यहां ग्लूकोज बन गया कि जाइलम द्वारा जल पत्तियों तक पहुंच गए और बना दिए क्या? इन सारे अवयवों की उपस्थिति में ग्लूकोज। अब इन ग्लूकोजों का, किनका? इन ग्लूकोजों का पौधों के अन्य भागों में सुक्रोज के रूप में स्थानांतरण होता है। ये बात याद रखना है कि ये ग्लूकोज पौधों के अन्य भागों में किस रूप में? सुक्रोज के रूप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वेश्चन पूछता है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जो ग्लूकोज है वह किस रूप में स्थानांतरित होता है? सुक्रोज के रूप में स्थानांतरित होता है, अन्य पौधों में स्टोर हो जाता है सुक्रोज के रूप में। और जब कभी भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, उसी सुक्रोज से वह व्यापक रूप में ऊर्जा पेड़ पौधे लेते हैं। तो ये था कि फ्लोएम में जो बनने वाले उत्पादक हैं वो कैसे स्थानांतरित होते हैं। अब हमें पढ़ना है लास्ट पॉइंट इस वीडियो का, वो है विभेद या अंतर, जाइलम और फ्लोएम में अंतर, जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताइए। तो चलिए अंतर देखते हैं हम लोग। इस पूरे पॉइंट को आपको नोट्स में डालने होंगे। अब आते हैं हम लोग अंतर में। तो अंतर के लिए 2 कॉलम बनाने होंगे, ऐसे 2 कॉलम। एक तरफ लिखना होगा जाइलम और दूसरी तरफ लिखना होगा फ्लोएम। ठीक है, ये है जाइलम और ये है फ्लोएम। आते हैं पहला पॉइंट, क्योंकि पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। तो जाइलम उत्तक, पहला पॉइंट जो आएगा, जाइलम उत्तक मृत होती हैं। पहला पॉइंट ये हो गया जाइलम के लिए। पहला पॉइंट फ्लोएम के लिए, फ्लोएम उत्तक जीवित होती हैं, जीवित होती हैं। पॉइंट नंबर 2 जाइलम के लिए, ये मुख्य रूप से जल और घुलित खनिज लवणों का वाहन करती हैं। पॉइंट नंबर 2 फ्लोएम के लिए, ये मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों का वाहन करती हैं। पॉइंट नंबर 3 जाइलम के लिए, ये जल तथा खनिज लवणों का वाहन
एक दिशा में करती हैं, अर्थात नीचे से ऊपर की ओर करती हैं। तीसरा पॉइंट है फ्लोएम के लिए। ये खाद्य पदार्थों का वाहन द्विदिशा में करती हैं, अर्थात नीचे और ऊपर दोनों ओर करती हैं। तो ज्यादातर एग्जाम में 3 पॉइंट ही पूछता है, और जैसे एक्स्ट्रा पॉइंट पूछेगा आप यहाँ एक्स्ट्रा पॉइंट एक एक ऐड कर बढ़ा सकते हैं, जैसे आपने इतने पॉइंट पढ़े, ठीक है। यहाँ पढ़ा सकते हैं क्या कि जाइलम कोशिकाओं में मुख्य 2 कोशिकाएं काम करती हैं, कौन, वाहिनिकाएं और वाहिकाएं। यहाँ फ्लोएम में आप एक पॉइंट जोड़ सकते हैं कि फ्लोएम ऊतक में से उसकी मुख्य चालनी कोशिकाएं इसमें खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण में सहायता होती हैं। इसी तरह आप पॉइंट बढ़ा सकते हैं, इतनी पॉइंट आपको बताए गए हैं। तो ये 3 पॉइंट मुख्य रूप से आपको याद करने होंगे अंतर में, विभेद में, कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या होता है। तो आई होप आपको पूरे पॉइंट समझ में आए होंगे, और ये सारे जितने पॉइंट्स आपको बताए गए हैं अंतर, जाइलम और फ्लोएम के बारे में, स्थानांतरण के बारे में, सभी के सभी आपको नोट्स में डालने होंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।